Dear student, once again welcome you all in this online classes. Earlier we have discussed section 226 which talks about the dismissal of complainants. Under the dismissal of complainant chapter we have a section we have already discussed कि after the witnesses as well as the complainant examinations अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि उसे फर्दर इंक्वायरी की आवश्यकता है ताकि ये पता चल सके कि केस को आगे बढ़ाए जाने के लायक पर्याप्त सबूत है कि नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट चाहेगा तो इंक्वायरी करा सकता है या किसी पुलिस ऑफिसर से इन्वेस्टिगेशन या अन्य किसी व्यक्ति से इन्वेस्टिगेशन करा सकता है। और इन्वेस्टिगेशन आने के बाद इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आने के बाद या इंक्वायरी करने के पश्चात मजिस्ट्रेट को लगता है कि इस केस को चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है, तो सेक्शन 227 में जो है ऐसे केसेस को जो 226 में ऐसे केसेस को जो है वो डिसमिस कर देगा। लेकिन अगर दोस्तों मजिस्ट्रेट ने ओथ पर कंप्लेनेंट के और विटनेसेस के एग्जामिनेशन कर लिया है और उसके बाद इंक्वायरी खुद की है या फिर किसी पुलिस ऑफिसर को से इन्वेस्टिगेशन किया है या किसी अन्य व्यक्ति से इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट देने को कहा गया है और उसने रिपोर्ट सबमिट की है और रिपोर्ट के आधार पर मजिस्ट्रेट को लगता है कि सफिशिएंट एविडेंसेस है या सफिशिएंट ग्राउंड्स है कि इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 227 जो है विच टॉक्स अबाउट द इशू ऑफ प्रोसेस, यानी कि केस को आगे चलाने के लिए वो फर्दर प्रोसीडिंग शुरुआत कर देगा। सेक्शन 227 में क्लास 1 में कहा गया इफ इन द ओपिनियन ऑफ ए मजिस्ट्रेट, यानी मजिस्ट्रेट के ओपिनियन में taking cognizance of an offense there is a sufficient ground for proceeding and the case appeared to be, यानी मजिस्ट्रेट को लगता है कि केस को आगे चलाने के लिए उसके पास सफिशिएंट ग्राउंड है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के पश्चात मजिस्ट्रेट को लगता है कि पर्याप्त सबूत है कि मामले को आगे चलाने के लिए, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट जो है ऐसे 227 क्लॉज ए में जो है ऐसे मामले का जो है वो संज्ञान लेकर केस को आगे बढ़ाएगा। और अगर वो सम्मन केसेस है he shall issue summon to the accused for his attendance, अगर सम्मन केसेस है तो एक्यूज को जो सम्मन के माध्यम से ये अपेक्षा करेगा वो कोर्ट में उपस्थित हो, या वारंट केस अगर वो मामला वारंट का है तो ऐसी स्थिति में ही में इशू अ वारंट, वो वारंट इशू कर सकता है एक्यूज को अपने कोर्ट में बुलाने के लिए, या इफ ही थिंक फिट, यदि उसे लगता है कि अ समन फॉर कॉजिंग द एक्यूज टू बी ब्रॉट, और वो समन भी वारंट केसेस में भी अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि वो समन अगर इशू किया गया तो वो कोर्ट जो है वो कोर्ट में उपस्थित हो जाएगा, तो वारंट केस में भी वो समन इशू कर सकता है। और टू अपीयर एट सर्टेन टाइम बिफोर सच मजिस्ट्रेट, वो स्वयं के कोर्ट में वो अपीयर होने की अपेक्षा कर सकता है, या इफ ही हैज नो जुडिक्शन हिमसेल्फ, यानी उसको खुद का जुडिक्शन नहीं है, उस मामले को सुनने की वो अधिकारता नहीं रखता है, सम अदर मजिस्ट्रेट हैविंग जुडिक्शन, तो उस कोर्ट में वो अपीयर होने की अपेक्षा करेगा जिस कोर्ट को ऐसा मामले को सुनने की अधिकारता है, ऐसे मजिस्ट्रेट को सुनने की अधिकारता है, उस कोर्ट में वो एक एक्यूज को अपीयर होने की निश्चित समय पर और टाइम पर उपस्थित होने की अपेक्षा करेगा। यानी कि अगर समन केस है तो समन इशू करेगा, वारंट केस में भी अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो वो समन इशू कर सकता है, उसे लगता है कि एक्यूज आ जाएगा आराम से, तो एक्यूज अगर उसकी खुद की अधिकारता है तो अपने कोर्ट में बुलाएगा, उसकी खुद की अधिकारता नहीं रखता है तो किसी ऐसे कोर्ट में जो ऐसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होने को कहेगा जो कि उसकी अधिकारता रखता है। प्रोवाइडेड दैट समन और वारंट में आल्सो बी इशूड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स मीन, क्योंकि ये बीएनएसएस में नया क्लॉज जोड़ा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीन से भी अगर वो चाहे तो समन और वारंट भेज सकता है ताकि समय की बचत हो। सेक्शन 227 के सब क्लॉज 2 में कहा गया नो समन एंड वारंट शैल बी, शैल शब्द का प्रयोग किया है, शैल बी इशू अगेंस्ट द एक्यूज अंडर सेक्शन 1, यानी कि 227 क्लॉज 1 में कोई भी समन और वारंट नहीं जारी किया जाएगा until a list of prosecution witness has been filed, अगर प्रोसिक्यूशन अपने विटनेस की लिस्ट सबमिट कोर्ट में नहीं करता है तब तक मजिस्ट्रेट जो है कोई भी समन और वारंट उस केस में नहीं इशू करेगा। ये मैंडेटरी क्लॉज है जैसा कि शैल शब्द का प्रयोग किया गया है। 227 ऐसा क्लॉज 3 में कहा गया है इन ए प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड अपॉन ए कंप्लेंट मेड इन राइटिंग,
यानी कि अगर कोई ऐसा केस कंप्लेंट के आधार पर इंस्टीट्यूट किया गया जो राइटिंग में है, तो ऐसे स्थिति में ऐसे स्थिति में जो है मजिस्ट्रेट को जो है जो सम्मन और वारंट के साथ जो है एक कंप्लेंट की कॉपी जो है फ्री एंड कॉस्ट एक्यूज को देनी होगी, ताकि जब वो एक्यूज पर्टिकुलर डेट और टाइम को उपस्थित हो तो अपना डिफेंस में पर्याप्त जो भी कहना है उसे मजिस्ट्रेट को कहने के लिए पर्याप्त उसके पास पर्याप्त नॉलेज होनी चाहिए कि किस कंप्लेंट के आधार पर उसको बुलाया गया है कोर्ट में। यहाँ पर सेक्शन 227 क्लॉज 4 टॉक्स अबाउट द व्हेन बाय लॉ एनी अदर लॉज और एनी अदर किसी भी प्रचलित विधि के अंतर्गत या कोई और लॉ के अंतर्गत अगर कोई कोर्ट फी उस मामले के लिए पेबल है तो नो प्रोसेस शैल बी इशू अंटिल द फी आर पेड एंड इफ सच फी आर नॉट paid within a reasonable time the magistrate may dismiss the complainant। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है दोस्तों। जब तक कंप्लेनेंट अपने कंप्लेंट के साथ समन और वारंट की जो भी प्रोसेसिंग फीस होती है वो कोर्ट में जमा नहीं करता है, तब तक कोई भी कोर्ट जो है वो समन और वारंट इशू नहीं करेगी। और यदि प्रोसेसिंग फी के अतिरिक्त कोई फीस है मामले की तो वो भी जमा नहीं करता है, और तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है कंप्लेनेंट को एक रीजनेबल टाइम देगी कि उस रीजनेबल टाइम के भीतर वो प्रोसेस फीस और अन्य फीस जो कोर्ट में है कोर्ट के उस मामले के संबंधित वो फीस जमा कर दे। अगर रीजनेबल टाइम बीतने के बावजूद भी वो कोर्ट में वो फीस जमा नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में यहाँ मे शब्द का प्रयोग किया गया है कि मजिस्ट्रेट चाहेगा तो ऐसे मामले को वो डिसमिस भी कर सकता है, क्योंकि कोर्ट फीस जमा करना जो है वो इंटीग्रल पार्ट है भी किसी मामले का। अगर कोर्ट फीस या प्रोसेसिंग फीस जमा नहीं किया गया है तो मजिस्ट्रेट चाहेगा, उसके विवेक के अनुसार है कि चाहे तो मामले को आगे बढ़ाए या चाहे तो वो डिसमिस कर दे। 227 में सब क्लास 5 में कहा गया है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 19। यानी कि इस धारा 90 के प्रावधान जो है इस संहिता की धारा 90 के प्रावधान के ऊपर ये 227 का सब क्लास 5 लागू नहीं होगा। धारा 90 ये कहता है कि अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लगता है कि समन इशू करेगा तो वो अक्यूज भाग जाएगा, तो ऐसी स्थिति में समन के साथ साथ मजिस्ट्रेट चाहेगा तो धारा 90 में वो वारंट भी इशू कर सकता है। लेकिन ये इस क्लॉज पर ये सेक्शन 27 का क्लॉज नंबर 5 जो है ये कहता है कि वो ये क्लॉज जो है उसके ऊपर 90 के ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। अब आइए सेक्शन 228 टॉक्स अबाउट द मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एक्यूज। कब और किन परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट जो है वो एक्यूज को जो है व्यक्तिगत उपस्थिति से जो है वो एग्जाम कर देगा। यहाँ पर यह लगता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट को व्हेनेवर ए मजिस्ट्रेट इशू अ समन, जब भी मजिस्ट्रेट कोई भी एक्यूज को समन इशू कर रहा है, ही may if he sees reason so to do dispense with the personal attendance of the accused and permit him to appear before the court। सामान्य केसेस में लगता है कि चूंकि हर व्यक्ति आज के ज़माने में बहुत ही बिजी है, कोई व्यक्ति अपने काम के सिलसिले में लगा हुआ है। सामान्य केसेस चूंकि कम गंभीर नेचर के केसेस होते हैं तो एक्यूज के जो राइट टू ऑक्यूपेशन है या कोई और काम करने का अधिकार वो अफेक्टेड न करे, क्योंकि ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में छुट्टी या तमाम तरह के प्रॉब्लम्स आती है। तो ऐसी स्थिति में एक्यूज को अगर कोर्ट चाहेगा तो पर्सनल अटेंडेंस से उसे एग्जाम कर देगा, और चाहेगा तो वो कोर्ट ये कह सकता है कि आप अपने वकील के माध्यम से वो उपस्थित हो जाए। तो बट इफ द सेक्शन 228 क्लॉज 2 कहता है इफ द मजिस्ट्रेट इंक्वायरी इनटू और ट्राइंग द केस, यदि मजिस्ट्रेट जो है किसी केस के इंक्वायरी के स्टेज पर या ट्रायल के स्टेज पर अगर उसको लगता है कि नहीं अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो उसे पर्सनल अपीयरेंस के लिए व्यक्ति को समन या वारंट देकर बुला सकता है। यानी कि 228 सब क्लॉज 1 में उसे एग्जाम करने की बात की गई है, और 228 सब क्लॉज 2 में अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि उसकी हाजिरी अत्यंत आवश्यक है तो ऐसी स्थिति में समन वारंट देकर उसको व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए वो आदेश दे सकता है।
सेक्शन 229 टॉक्स अबाउट द स्पेशल समन इन केसेस ऑफ पीटी ऑफेंसेस। पीटी ऑफेंसेस में स्पेशल समन, दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा, स्पेशल समन की बात की गई है, जबकि यहाँ 227 में जो है वो बात की जा रही है सामान्य समन की। समन अतः अगर आप टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में समझे तो स्पेशल समन का तात्पर्य होता है कि जब किसी मजिस्ट्रेट को व्यक्ति कोई सम्मान दे के बुलाता है तो और उसके खिलाफ जो कंप्लेंट आई है तो और वह किसी ऐसे ऑफेंस से रिलेटेड है जो पीटी है, यानी पीटी ऑफेंसेस से बात करें, पीटी ऑफेंसेस से रिलेटेड अगर कोई मामला है तो मजिस्ट्रेट उसको सामान्य समन न देके स्पेशल समन भेजता है। अभी बताऊंगा स्पेशल समन का तात्पर्य क्या होता है। और पीटी ऑफेंसेस का मतलब ये होता है, यहाँ पर पीटी ऑफेंसेस की बात की गई दोस्तों, तो पीटी ऑफेंस का तात्पर्य होता है कि वो सारे ऑफेंस जिसमें कि जुर्माना जो है 5,000 रुपए तक का है, यानी कि मैक्सिमम जुर्माना जो है 5,000 रुपए तक का फाइन है, या फिर वो सारे ऑफेंसेस आते हैं जिसमें मैक्सिमम सजा जो है 3 माह की अवधि तक का कारावास दिया जाता है, और या फाइन भी लगाया जाता है या दोनों लगाया जाता है। ये सारे ऑफेंसेस जो है वो पीटी ऑफेंस, यानी मैक्सिमम 3 माह का सजा, यानी 3 माह के से कम की सजा जिसमें है, या फिर मैक्सिमम जो है 5,000 रुपए जुर्माना तक का जो ऑफेंसेस है वो सारे जो है वो पीटी ऑफेंसेस में ट्रीट की जाते हैं। तो पीटी ऑफेंसेस में कहा गया है, सेक्शन 229 का सब क्लॉज देखेंगे, इफ द ओपिनियन ऑफ द मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ए पीटी ऑफेंस, यदि पीटी ऑफेंसेस का कोई मामला है और मजिस्ट्रेट उसका संज्ञान ले रहा है, द केस में बी समरली डिस्पोज ऑफ अंडर सेक्शन 283 और 284 और 284 के तहत वो केस जो है पीटी ऑफेंस के सारे केस जो है वो उसका समरी ट्रायल होगा। The magistrate shall accept where he is. The magistrate for the reason to be recorded in writing of a contrary opinion issue a summon to the accused requiring him either to appear in person or by advocate before the magistrate. अगर कोई समरी केसेस है तो कोर्ट जो है एक्यूज को सम्मन दे के बुलाएगा, या ये भी अपेक्षा करेगा कि वो अपने एडवोकेट के माध्यम से मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत हो सके स्पेसिफाइड डेट, किसी स्पेसिफाइड डेट और टाइम को, और इफ ही डिजायर टू प्लीड गिल्ट, यदि एक्यूज चाहता है कि वो अपने आप को प्ली गिल्ट कर ले तो ऐसी स्थिति में द चार्ज विदाउट अपीयरिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने से पहले वो अपने मजिस्ट्रेट ने जो सम्मन दिया है उसमें अगर वो कोई चार्ज लगाया है तो वो चार्ज को वो प्लीड गिल्टी कर ले, टू ट्रांसमिट बिफोर द स्पेसिफिक डेट बाय पोस्ट और बाय मैसेंजर टू द मजिस्ट्रेट, उस मजिस्ट्रेट के सामने जो है बाय पोस्ट, जब जो कास्ट लगा है वो बाय पोस्ट दे सकता है या मैसेंजर के माध्यम से वो कास्ट भिजवा सकता है मजिस्ट्रेट को प्लीड गिल्टी करते हुए, द सेड प्ली इन राइटिंग एंड द अमाउंट ऑफ द fine specified in the summons, or if he desire to appear before an advocate and to plead guilty, then charge through such advocate the authorized in writing the advocate to plead guilty in the charge on his behalf and to pay the fine through such advocate. दोस्तों यहाँ ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि पीटी ऑफेंसेस का जो पीटी नेचर का जो ऑफेंसेस होते हैं उसमें मैक्सिमम फाइन 5,000 रुपये या 3 महीने की कारावास की सजा है। तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये मामला जो है वो बहुत ही कम गंभीर, यानी काफ़ी कम उसकी ग्रेविटी होती है। तो ऐसी स्थिति में जो समन एक्यूज को भेजा जाता है उस समन में ही इस बात की अपेक्षा की जाती है कर ली जाती है कि अगर आप देखें तो जब पीटी ऑफेंसेस के मामले जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास आते हैं तो उसे समरी ट्रायल, पहले तो समरी ट्रायल के माध्यम से ऐसे केसेस को चलाया जाएगा, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है समरी ट्रायल में एक्यूज को समन इशू करेंगे और वो स्पेशल समन भेजेंगे जो स्वयं या और उसे अपेक्षा करेंगे या स्वयं या अपने एडवोकेट के माध्यम से अपियर हो सकेंगे, और निश्चित तिथि को और समय को भी बताएंगे कब अपियर होना है। और एक्यूज को अगर प्ली गिल्टी डिजायर करता है तो ऐसी स्थिति में जो भी फाइन है वो या तो स्वयं या अपने मैसेंजर के नाम से कोर्ट में जमा करा सकता है, या तो फिर अपने एडवोकेट के माध्यम से वो प्लीड गिल्टी करता है और एडवोकेट जो है वो फाइन कोर्ट में जमा करा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो है उस ऑफेंस को जो है वो जो है ऐसा मान लिया जाएगा कि स्पेशल समन की तामील हो चुकी है।
लेकिन यहाँ पर प्रोवाइडेड कहा गया है दैट अमाउंट ऑफ द फाइन स्पेसिफाइड इन सच समन शैल नॉट बी एक्सीड 5000। जो भी फाइन जो है समन के माध्यम से भेजा जा रहा है कि आप यानी 2500 की फाइन जमा कर दीजिए और फिर इस केसेस को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। और अगर एक्यूज चाहेगा तो वो स्वयं या अपने मैसेंजर के द्वारा 5000 प्री गिनती करते हुए 5000 का 2500 रुपये का जो फाइन जमा कर देता है तो ऐसी स्थिति में समन की तामील हो जाएगी और फिर वो मामला जो है वहीं पर समाप्त कर दिया जाएगा। सेक्शन 229 का सब क्लास 2 का ये बात कहती है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अंतर्गत पीटी ऑफेंसेस जो भी है ऑलरेडी डिस्कस इन अबव दैट पीटी ऑफेंसेस मींस एनी ऑफेंस पनिशेबल ओनली विद द फाइन नॉट एक्सीडिंग 5000 रुपीज, जो अभी मैं बता चुका हूँ 5000 रुपए से कम का जो फाइन है वो, या फिर जो है जो बट डज नॉट इंक्लूड एनी ऑफेंस सो पनिशेबल अंडर मोटर व्हीकल एक्ट 1988। लेकिन ये 5000 की जो फाइन जो है वो सामान्य केसेस में है। अगर मोटर व्हीकल एक्ट में अगर जो मामले हैं उसमें फाइन अगर 5000 रुपए तक का लगाया तो ऐसे मामले जो है ये सेक्शन 2 के अंतर्गत गवर्न नहीं होंगे, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत जो भी 5000 रुपए का कम है वो पीटी ऑफेंसेस की परिभाषा में नहीं होता। यानी मोटर व्हीकल एक्ट में लगाया गया जुर्माना जो है वो पीटी ऑफेंसेस की श्रेणी में नहीं आता है। सेक्शन 229 सब क्लॉज 3 में कहा गया द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, राज्य सरकार जो है नोटिफिकेशन जारी कर जो है एम्पावर द एनी मजिस्ट्रेट टू एक्सरसाइज द पावर कन्फर अंडर सेक्शन 1, यानी कि राज्य सरकार चाहेगा तो किसी मजिस्ट्रेट को ये पावर दे सकता है कि वो अपने जो 227 का जो मामला है वो रिलेशन टू एनी ऑफेंस विच इज कंपाउंडेबल अंडर सेक्शन 359 और एनी ऑफेंस पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 months और द फाइन और विद द बोथ वेयर द मजिस्ट्रेट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द हैविंग रिकॉर्ड टू द fact and circumstances of the case, the imposition of fine only would meet the end of the justice। दोस्तों इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जो है किसी भी ऑफेंस को पीटी मानकर जो है यानी ये इट इज अप टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट टू डिसाइडेड वेदर द ऑफेंस इज द पीटी इन नेचर और नॉट, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के विवेकाधीन पर है कि वो ऑफेंस को पीटी मानकर उसका समरी ट्रायल करेंगे या नहीं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कहा गया कि किस किस ऑफेंस को पीटी ऑफेंस माना जाएगा, तो यहाँ पर बात की गई है कि बीएनएसएस की धारा 359 के अंतर्गत जो कंपाउंडेबल ऑफेंस की लिस्ट दी गई है उसमें वो सभी पीटी ऑफेंस माने जाएंगे। यानी कि मजिस्ट्रेट के पहले तो विवेकाधीन पर छोड़ा गया कि कौन कौन से ऑफेंस जो है पीटी नेचर के माने जाएंगे, ये मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा। और साथ ही साथ बीएनएसएस की धारा 359 के 559 के अंतर्गत ये कहा गया कि वो जो जितने भी कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होंगे वो पीटी नेचर के, यानी पैरामीटर लगा दिया गया कि ये ऑफेंस जो है वो पीटी नेचर के माने जाएंगे, या फिर जिसमें 3 महीने तक की सजा या फाइन या दोनों है वो सारे ऑफेंस जो है पीटी ऑफेंसेस के रूप में ट्रीट किए जाएंगे। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो समरी ट्रायल कर रहे हैं उसे ऐसा लगता है कि मामले में सिर्फ फाइन इंपोज कर दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर बात की गई है कि अगर पीटी ऑफेंसेस में अगर कोर्ट ने फाइन इंपोज कर दिया है और उस फाइन को समन के साथ वो एक्यूज को भेजा गया और एक्यूज जो है प्ली गिल्टी करते हुए फाइन भर देता है तो मामला वो समाप्त मान जाएगा। तो अगर फाइन ही इंपोज किया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा तो विक्टिम के अगर फाइन इंपोज किया जाएगा और मजिस्ट्रेट को लगता है कि अगर फाइन इंपोज करने से विक्टिम के साथ जस्टिस हो जाएगा तब ऐसे केसेस में का भी जो है वो ट्रायल चलाया जाएगा। यानी कि अगर फाइन इंपोज करने से मजिस्ट्रेट को लगता है कि न्याय जो है वो पर्याप्त हो जाएगा तो ऐसे स्थिति में फाइन लगाकर उस मामले को वो डिस्पोज ऑफ कर सकता है। तो अब आइए सेक्शन 230 टू 30, यहाँ पर 200 ये 330 लिखा गया। ये सेक्शन 230 जो है वो टॉक्स अबाउट द सप्लाई टू एक्यूज्ड ऑफ कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट, कि किन परिस्थितियों में कब कब पुलिस को जो कब जो है एक्यूज को जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिए जाने चाहिए, तो सेक्शन 230 बताया गया है। इन एनी केसेस वेयर द प्रोसीडिंग हैज बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन ए पुलिस रिपोर्ट, यानी पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अगर कोई मामला कंप्लेंट का कोर्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने कॉन्वेंस लिया गया है, द मजिस्ट्रेट शैल विदाउट डिले, मजिस्ट्रेट बगैर किसी डिले किए हुए एंड
in no case beyond the 14 days from the date of production or appearance of the accused जब कोर्ट में उपस्थित होता है उसके 14 दिनों के भीतर, जिस दिन कोर्ट में accused उपस्थित हुआ, प्रोडक्शन हुआ उसका, उस दिन से लेकर 14 दिनों के भीतर जो है फर्निश द एक्यूज एंड द विक्टिम, एक्यूज को प्लस विक्टिम को या विक्टिम के बिहाफ पर उसके लॉयर को फ्री ऑन कॉस्ट, वो फ्री ऑन कॉस्ट जो है वो कॉपी ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये लिस्ट बताई गई है कि इन डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो है, इन डॉक्यूमेंट को जो है वो विक्टिम दोनों को दिया जाएगा दोस्तों, एक्यूज को भी देगा और विक्टिम, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंश्योर करेगा कि एक्यूज को और विक्टिम को दोनों को ही ये डॉक्यूमेंट दे दिए जाए फ्री एंड कॉस्ट। पहला है द पुलिस रिपोर्ट, जो एफआईआर की कॉपी है 173 में जो एफआईआर दर्ज की गई है उसकी कॉपी जो है वो उसकी कॉपी जो है वो दी जाए। दूसरा है द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रिकॉर्डेड अंडर 170 सॉरी जो पुलिस पहले 193 के तहत जो पुलिस रिपोर्ट जमा की गई है इन्वेस्टिगेशन के कंप्लीट होने के बाद जो पुलिस रिपोर्ट जमा की जाती है उस रिपोर्ट की प्रति फ्री एंड कॉस्ट दी जाएगी, प्लस एफआईआर जो अंडर सेक्शन 173 में दर्ज हुआ है उसकी कॉपी फ्री एंड कॉस्ट दी जाएगी। द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 180 सब क्लॉज 3, यानी कि अगर 161 में जो अर्लियर में अगर किसी विटनेस को पुलिस बुलाई है उसके स्टेटमेंट को ली गई है उस स्टेटमेंट को राइटिंग में किया गया, तो सारे व्यक्ति जिनका के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है या पुलिस के द्वारा एग्जामिनेशन किया गया है वो सारे व्यक्तियों की जो है वो व्यक्तियों का स्टेटमेंट या फिर अंडर सेक्शन 173 के 193 के सब क्लॉज 7 में जो भी दस्तावेज जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दिए गए उस सारे दस्तावेज की कॉपी भी प्रोवाइडेड की जाएगी। यहाँ पर एक बात दूसरा फोर्थ है द कन्फेशन एंड द स्टेटमेंट इफ एनी रिकॉर्डेड सेक्शन 183 में कन्फेशन और स्टेटमेंट का अधिकार दिया गया मजिस्ट्रेट को, तो अगर मजिस्ट्रेट ने कोई कन्फेशन और स्टेटमेंट कराया तो उसकी कॉपी भी फ्री एंड कॉस्ट दी जाएगी। एनी अदर डॉक्यूमेंट और रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट देयर आर फॉरवर्डेड टू द मजिस्ट्रेट विद द पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 193 सब क्लॉज 6 के अंतर्गत जो भी डॉक्यूमेंट मजिस्ट्रेट को दिए गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो है फ्री एंड कॉस्ट दिए जाएंगे। यानी कि अगर आप देखें पुनः एक बार मैं रिपीट कर दूं कि पहला जो है पुलिस रिपोर्ट की कॉपी दी जाएगी, दूसरा है एफआईआर की कॉपी दी जाएगी, तीसरा है 183 सब क्लॉज 3 में रिकॉर्डिंग की गई वो गवाहों के बयान। लेकिन यदि पुलिस किसी इंफॉर्मेशन को यह कहते हुए नहीं देना चाहती है कि वो कॉन्फिडेंशियल है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट चाहेगा तो ऐसे दस्तावेज को देने से मना भी कर सकता है। चौथा है 183 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जो कन्फेशन और स्टेटमेंट लिया है किसी व्यक्ति से या एक्यूज से उसकी कॉपी और अन्य कोई रिकॉर्ड जो सेक्शन 193 सब क्लॉज 6 में मजिस्ट्रेट को दिया गया है उसकी कॉपी जो है वो फ्री एंड कॉस्ट दी जाएगी। सेक्शन 230 के प्रोवाइडेड क्लॉज में कहा गया मजिस्ट्रेट में आफ्टर परसुइंग एनी सच पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट एज इज रेफर्ड इन क्लास 3 एंड कंसीडरिंग द रीजन गिवन बाय द पुलिस ऑफिसर फॉर द रिक्वेस्ट डायरेक्ट दैट अ कॉपी ऑफ दैट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट थिंग्स फिट शैल बी फर्निश्ड टू द एक्यूज्ड। यहाँ पर दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर पुलिस ने किसी दस्तावेज को इस आधार पर एक्यूज को देने से मना कर रहा है कि वो कॉन्फिडेंशियल नेचर का है और तो मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर ये डॉक्यूमेंट एक्यूज को नहीं दिया गया है तो उसको न्याय नहीं हो पाएगा, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट चाहेगा, पुलिस बेशक वो कॉन्फिडेंशियल बनाकर उसे देने से मना करिए, मजिस्ट्रेट चाहेगा तो उसकी पूरी कॉपी या उसके किसी पार्ट की कॉपी जिससे कि एक्यूज का काम चल जाए उसे देने को, उस इंफॉर्मेशन को देने को फर्निश करने को कह सकता है। प्रोवाइडेड फर्दर में कहा गया है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है इफ द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट एनी ऑफ सच डॉक्यूमेंट इज वॉल्यूमिनस in nature he shall instead of furnishing the accused and the victim with a copy thereof may furnish the copies through electronic means। यानी कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई दस्तावेज ऐसा है जो वॉल्यूमिनस इन नेचर का है यानी कि बहुत ही वॉल्यूम में है या कोई ऐसे रजिस्टर में है जो कि सिस्टमेटिक ढंग से रखी गई है जिसको कि वहां से हटाया नहीं जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट चाहेगा तो
या तो अभियुक्त को इन पर्सनल या फिर उसके अधिवक्ता के माध्यम से वो उस दस्तावेज को इंस्पेक्शन यानी कि जाके वो देख सकने का जो है उसको अधिकार दे देगा कि या तो एक्यूज खुद ही या तो एक्यूज खुद पर्सनल में जाकर उस डॉक्यूमेंट को देख सकता है या फिर अपने अधिवक्ता के माध्यम से उस डॉक्यूमेंट को दिखा सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से अगर वो भेजा सकता है तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को भी भेजने को ऐसा कर सकता है। और याद रखिए दोस्तों, प्रोवाइडेड फर्दर में एक क्लॉज और कहा है, प्रोवाइडेड फर्दर में कहा गया है कि यदि उस दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी भेज दिया जाता है, यानी कि अब तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें सबकी सारे डॉक्यूमेंट की PDF फाइल या अन्य माध्यम से जो है स्टोर किया जा सकता है, तो अगर वो डॉक्यूमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी भेजा जाता था तो उसको भी डूली फर्निश्ड इस सारे प्रोवाइडेड क्लॉज के अंतर्गत उसमें भी फर्निश्ड मान लिया जाएगा और मजिस्ट्रेट जो है ऐसा मान लिया जाएगा कि एक्यूज को वो सारी कॉपीज जो है वो दी जा चुकी है। Dear student, we have already studied under section 230 when the magistrate is going to take the cognizance of any cases, then कौन कौन से दस्तावेज को जो है वो एक्यूज को दिया जाएगा, यानी कि 230 की अगर हेडिंग को देखें तो सप्लाई टू एक्यूज ऑफ कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट। यहाँ पर उसी का एक्सटेंशन पार्ट है 231 में कहा गया है कि सप्लाई ऑफ कॉपीज ऑफ स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट टू एक्यूज इन अदर केसेस ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। वहां पर बात की गई थी जो कि मजिस्ट्रेट के कोर्ट में अगर कोई मैटर ट्राइबल है वहां पर 230 में कौन से दस्तावेज डॉक्यूमेंट व अन्य जो आर्टिकल्स है वो एक्यूज को दी जाएगी ताकि वो अपने केस को डिफेंड कर सके। यहाँ पर अगर ऐसे केसेस की बात की गई है जो ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है तो ऐसी स्थिति में कहा गया है कि वेयर इन अ केस इंस्टीट्यूटेड अदर देन ऑन ए पुलिस रिपोर्ट, यानी कि पुलिस रिपोर्ट के भिन्न अगर कोई केस इंस्टीट्यूट किया गया है मजिस्ट्रेट के कोर्ट में। दोस्तों वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन सो मेनी टाइम दैट जो कोई भी क्रिमिनल केस जो है वो 3 प्रकार से इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, या तो पुलिस रिपोर्ट के या तो थाने में जाकर FIR करके इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने के बाद जो है वो पुलिस रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है। दूसरा तरीका है एक्यूज जो व्यक्ति कंप्लेनेंट है वो सीधे मजिस्ट्रेट के कोर्ट में चले जाए, और तीसरा तरीका है कि मजिस्ट्रेट जो है उस केस को किसी और व्यक्ति के द्वारा उसके नॉलेज में लाए, मजिस्ट्रेट के नॉलेज में लाए, या फिर मजिस्ट्रेट सो मोटू कॉग्निजेंस लेंगे जिसको कि हम लोग CPI कहते हैं, कंप्लेंट के द्वारा या फिर पुलिस रिपोर्ट के द्वारा, या फिर कोई व्यक्ति जो है खुद ही मजिस्ट्रेट के पास जाकर, या कोई तीसरा व्यक्ति जो कंप्लेनेंट नहीं है वो मजिस्ट्रेट के पास कोई सूचना देता है या मजिस्ट्रेट सो मोटू कॉग्निजेंस लेता है तो क्रिमिनल ट्रायल जो है इंस्टीट्यूट किया जाता है। तो यहाँ बात ये पुलिस की इतर यानी कि जो 2 बात की जा रही है कि कंप्लेनेंट खुद ही कोर्ट में आया है कंप्लेंट लेकर, या फिर सो मोटो कॉग्निजेंस किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने या किसी व्यक्ति के सूचना के आधार पर लिया है। तो ऐसी स्थिति में इट अपियर टू द मजिस्ट्रेट इशूइंग प्रोसेस, जब मजिस्ट्रेट प्रोसेस को इशू कर रहा है अंडर सेक्शन 227 में, दैट द ऑफेंस इज ट्राइबल एक्सक्लूसिव बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। मजिस्ट्रेट को लगता है कि जिस मामले का वो संज्ञान लिया है, कॉग्निजेंस लिया है, वो एक्सक्लूसिव ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन है कि कोर्ट ऑफ सेशन को ही ऐसे मामले को ट्रायल करने का अधिकार है। तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट शैल फॉरविथ फर्निश टू द एक्यूज फ्री एंड कॉस्ट अ कॉपी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन डॉक्यूमेंट यानी 3 डॉक्यूमेंट की बात की गई है सेक्शन में, ये 3 डॉक्यूमेंट को जो है वो एक्यूज को वो जो है मजिस्ट्रेट को प्रोवाइड करेगा, फर्निश करेगा। पुनः मैं रिपीट कर दूं दोस्तों कि मजिस्ट्रेट के कोर्ट में अगर कोई कंप्लेनेंट जाता है और मजिस्ट्रेट जो है वो 227 के अंतर्गत प्रोसेस शुरू कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये डॉक्यूमेंट जो है वो फर्निश करेगा एक्यूज को फ्री एंड कॉस्ट। कौन से डॉक्यूमेंट है? पहला है द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 223 और सेक्शन 225 ऑल पर्सन एग्जामिन बाय द मजिस्ट्रेट। मैंने जब सेक्शन 223 जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि जैसे ही कोई भी कंप्लेनेंट लेकर कोई कंप्लेनेंट जो है मजिस्ट्रेट के पास अपने कंप्लेंट लेके जाता है तो अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इस मामले को संज्ञान लेना है तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट जो है वो कंप्लेनेंट का और उसके द्वारा लाए गए विटनेसेस का जो है ओथ पर जो है वो एग्जामिनेशन करता है। तो जो एग्जामिनेशन रिकॉर्ड किया गया है
223 के अंतर्गत या 225 के अंतर्गत जितने भी पर्सन का मजिस्ट्रेट ने एग्जामिनेशन किया उन सारे एग्जामिनेशन के रिकॉर्डेड कॉपी जो है वो एक्यूज को दी जाएगी। दूसरा, द स्टेटमेंट एंड कन्फेशन इफ एनी रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 180 और सेक्शन 183। 180 में बात की गई है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पुलिस, पुलिस जो है विटनेस को बुलाकर अपना एग्जामिनेशन करता है। और 183 में बात की गई है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन स्टेटमेंट, तो ये दोनों की कॉपी जो है एक्यूज को दी जाएगी। तीसरा, एनी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट ऑन विच द प्रोसिक्यूशन प्रोसेसेस टू रिलाई, जो भी प्रोसिक्यूशन का जो वकील है, प्रोसिक्यूशन का वकील जो है जिस जिस विटनेस को लिस्ट देता है उस सारे डॉक्यूमेंट को जो है वो एक्यूज को देना पड़ेगा। यानी कि 3 डॉक्यूमेंट सेक्शन 223 में बात की गई है, स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड किया गया है मजिस्ट्रेट ने कंप्लेनेंट का और उसके द्वारा लाए गए सारे विटनेसेस का उसकी कॉपी, प्लस कन्फेशन की या पुलिस के द्वारा दिए गए गवाहों के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट का 180 में, और या फिर एनी अदर जो ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि प्रोसिक्यूशन जो है उस पर रिलाई करेगा आगे केस में, तो वो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो एक्यूज को फ्री एंड कॉस्ट जो है प्रोवाइड किए जानी चाहिए, सभी की कॉपी। प्रोवाइडेड दैट इफ द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट एनी सच डॉक्यूमेंट इज वॉल्यूमिनस, अगर ये मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि वॉल्यूमिनस मीन्स जो कि काफ़ी लेंदी है, काफ़ी मोटी है, काफ़ी बड़े पैमाने पर लिखी गई है, तो ऐसी स्थिति में, और या फिर वो सिस्टमेटिक डायरी या किसी और फॉर्म में अवेलेबल है, तो ऐसी स्थिति में वो उस डॉक्यूमेंट को सीधे एक्यूज को फर्निश नहीं करेगा, बल्कि वो डायरेक्ट दैट ही विल ओनली बी अलाउड टू इंस्पेक्ट इफ आइदर पर्सनली और थ्रू एन एडवोकेट इन द कोर्ट। यानी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है दोस्तों जिसको कि दिया नहीं जा सकता है, वो काफ़ी वॉल्यूमिनस है, काफ़ी लेंदी है, काफ़ी बड़े पैमाने पर वो रखी गई है और वो सिस्टमेटिक ऑर्डर में रखी गई जाओगी, अगर मूव किया जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट एडवोकेट को या तो एक्यूज को पर्सनली बोलेगा कि आप जाके इंस्पेक्ट कर ले, या फिर वो अपने वकील को के माध्यम से वो इंस्पेक्ट करा सकता है ऐसे डॉक्यूमेंट को। यहाँ प्रोवाइडेड फर्दर कहा गया है कि दैट सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म शैल बी कंसिडर्ड एज ड्यूली फर्निश्ड। अगर उपरोक्त दस्तावेजों का कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी दे दिया गया है तो उसे भी ड्यूली फर्निश्ड मान लिया जाएगा सेक्शन 231 के पर्पज से। तो सेक्शन 231 का एकदम साफ पर्पज है कि मजिस्ट्रेट के पास जितने भी डॉक्यूमेंट आए हैं उन सारे डॉक्यूमेंट को मजिस्ट्रेट जो है एक्यूज को फ्री एंड कॉस्ट उसकी एक कॉपी देगा, और अगर कॉपी नहीं दे पा रहा है तो वॉल्यूमिनस है तो उसको पर्सनली कहेगा कि आप जाके इंस्पेक्ट कर ले, और या फिर उसके लॉयर को कहेगा कि वो जाके इंस्पेक्ट कर सकता है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी अगर वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिया गया तो भी ड्यूली फर्निश्ड माना जाएगा। इतनी बात जो सेक्शन 231 में दोस्तों कही गई है। अब आइए सेक्शन 232 की बात करते हैं। सेक्शन 232 कमिटमेंट ऑफ केस टू कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन ऑफेंस इज ट्राइबल एक्सक्लूसिव बाय इट। इसको समझिए दोस्तों 232 को कि यदि व्हेन इन अ केस इंस्टीट्यूटेड ऑन ए पुलिस रिपोर्ट और अदरवाइज, अगर पुलिस रिपोर्ट के माध्यम से कोई केस मजिस्ट्रेट के पास आया या अदरवाइज आया, यानी कंप्लेंट के आधार पर आया है या फिर किसी थर्ड पार्टी की सूचना के देने के आधार पर वो आया है, तो ऐसी स्थिति में द एक्यूज अपीयर और इज ब्रॉट बिफोर द मजिस्ट्रेट, यानी एक्यूज को अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया गया है एंड इट अपीयर टू द मजिस्ट्रेट, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है दैट द ऑफेंस इज ट्राइबल एक्सक्लूसिव बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, कि वो ऐसा ऑफेंस है जो कि मात्र कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ही ट्राइबल किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में ही सेल या सेल वर्ड का प्रयोग किया गया है, वो ऐसा करेगा, कमिट करेगा। यानी कि कमिट का मतलब होता है कि सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट जो है अपने हायर अथॉरिटी को यानी कोर्ट ऑफ सेशन को मामले को वो भेजेगा। लेकिन जब भेजेगा आफ्टर कंप्लाइंग, कब भेजेगा? आफ्टर कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 230 एंड 231। 230 में हम लोग बात कर चुके हैं कि कौन कौन से दस्तावेज को वो देगा, और 231 में भी बात की गई सप्लाई ऑफ कॉपी ऑफ स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट टू द एक्यूज इन अदर केसेस ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। यानी कि 230 में और 231 में कौन कौन से डॉक्यूमेंट एक्यूज को दिया जाएगा, उस डॉक्यूमेंट को देने के पश्चात द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन इन दिस संहिता, इस संहिता के अधीन रहते हुए रेडी टू द बेल रिमांड द एक्यूज टू
कस्टडी अंटिल सच कमिटमेंट हैज बीन मेड। जब तक कि कमिटमेंट मजिस्ट्रेट के द्वारा हायर कोर्ट में यानी कोर्ट ऑफ सेशन को नहीं कर दिया जाता है, तब तक अगर कोई अभियुक्त जो है वो पुलिस कस्टडी में है तो वो पुलिस कस्टडी में वो बना रहेगा जब तक कि उसका केस जो है कोर्ट ऑफ सेशन में कमिटल नहीं किया जाता है। तब तक वो जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट चाहे तो एक्यूज को अपनी कस्टडी में वो रख सकता है। यहाँ पर दूसरी बात की गई है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता रिलेटेड टू द बेल, यानी बेल के प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए रिमांड द एक्यूज टू कस्टडी ड्यूरिंग एंड अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल। जब तक कि ऐसे केसेस का ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक कोर्ट ऑफ सेशन, तब तक जो और या उस केस का कमिटल नहीं किया जाता कर दिया जाता है, तब तक मजिस्ट्रेट चाहेगा तो वो एक्यूज को जो है अपनी कस्टडी में रख सकता है। लेकिन याद रखिएगा, एक्यूज को अपनी कस्टडी में रखने के लिए उसे बेल के सारे प्रावधानों को, क्योंकि यहाँ पर लिया सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता रिलेटेड टू द बेल, बेल के जो प्रावधानों के सारे शर्तें हैं उसको मानते हुए जुडिशियल मजिस्ट्रेट अभियुक्त को जो है वो कस्टडी में रखेगा। यहाँ तीसरी बात की गई है, तीसरा सब क्लॉज 232 का सेक्शन सब क्लॉज 3 कर रहा है, सेंड टू द कोर्ट द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड द डॉक्यूमेंट एंड आर्टिकल इफ एनी विच आर टू बी प्रोड्यूस इन एविडेंस। एविडेंस के तौर पर जितने भी दस्तावेज और आर्टिकल्स या एविडेंस दिए गए हैं उस मजिस्ट्रेट को, वो सारा मजिस्ट्रेट जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन को जो है वो कमिटल करेगा। नोटिफाई द पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन। साथ ही साथ पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी नोटिफाई कर दिया जाएगा कि ये मामला जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन को जो है वो कमिटल कर दिया गया है। यानी कि 232 जो है सिंपल सी प्रावधान बताती है कि अगर मामला कोर्ट ऑफ सेशन को ट्राइबल है एक्सक्लूसिवली तो मजिस्ट्रेट जो है सबसे पहले 230 और 231 की प्रक्रिया को फॉलो करेगा, यानी सारे डॉक्यूमेंट को दिलाएगा। और अभियुक्त को पुलिस कस्टडी में है तो कस्टडी में उसे तब तक रखा जाएगा जब तक कि वो केस जो है वो कंक्लूजन, केस का जो है वो कंक्लूजन या ट्रायल पूरा नहीं हो जाता मजिस्ट्रेट के द्वारा, तब तक वो अभियुक्त को कस्टडी में रखेगा। लेकिन इस संहिता के बेल के प्रावधानों के अंतर्गत ही अभियुक्त को कस्टडी में रखी जाएगी। और तीसरा कहना है कि सारे डॉक्यूमेंट और सारे आर्टिकल जो भी चीजें बरामद की गई है एज एविडेंस के तौर पर मजिस्ट्रेट के पास लाया गया है, वो सारा जो है कोर्ट ऑफ सेशन को कमिटल किया जाएगा और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इस बात की सूचना दी जाएगी कि ये केस जो है वो सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट से उठकर जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन को वो चला गया ट्राइबल के लिए। यहाँ पर प्रोवाइडेड दैट द प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंप्लीटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जो कंप्लेंट आया है उस कंप्लेंट पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है 90 दिनों के भीतर, यहाँ पर नई संहिता में ये टाइम फ्रेम जोड़ा गया है, यानी 90 डेज के भीतर फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस, जिस समय मजिस्ट्रेट ने उस केस के ऊपर उस मामले पर अपना संज्ञान लिया है उस दिन से लेकर 90 दिनों के भीतर जो है ये सारी प्रोसेस जो है इंक्वायरी की मजिस्ट्रेट को समाप्त कर देनी होगी। एंड सच पीरियड मे बी एक्सटेंडेड बाय द मजिस्ट्रेट फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट एक्सटेंडिंग 180 डेज। यानी कि ये 90 दिन जो है अगर मजिस्ट्रेट चाहेगा तो वो 180 दिनों तक बढ़ा सकता है, बट बढ़ाने के लिए फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। जब वो 90 से लेकर 180 दिनों के भीतर बढ़ाना चाहता है या 90 से ज्यादा दिनों के लिए बढ़ाना चाहता है तो उसके रीजन को वो राइटिंग में लिखेगा कि क्यों वो उसे और समय चाहिए इस केस को आगे बढ़ाने के लिए। तो जो 90 दिनों के भीतर वो ट्रायल समाप्त करना होगा मजिस्ट्रेट को, इंक्वायरी या ट्रायल। अगर 90 दिनों के भीतर नहीं करता है तो 180 दिनों तक ये बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसको रीजन उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। Provided further that any application filed before the magistrate by the accused or by the victim or any person behalf of the victim in a case tribal by court of session shall be forwarded to the court of session with the committal of the
केस। दोस्तों यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर बात की गई है कि अगर उस मामले की जितने इसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर मजिस्ट्रेट जो है या एक्यूज जो है या कोई और पर्सन जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन में कोर्ट ऑफ सेशन को जो है वो केस को फॉरवर्ड कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह इस केस से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट को जो है उसे कोर्ट ऑफ सेशन में जो है वो कमिट करना पड़ेगा। अब आई सेक्शन 233 में बात की गई, प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हेन देयर इज अ कंप्लेंट केस एंड द पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम ऑफेंस। दोस्तों इसको ध्यान समझिएगा, जब कोई मामला जो है वो पुलिस रिपोर्ट से भिन्न मजिस्ट्रेट के पास आया, यानी कि एफआईआर के थ्रू नहीं बल्कि कंप्लेनेंट खुद ही मजिस्ट्रेट के पास गया है और मजिस्ट्रेट जो है उस मामले की मजिस्ट्रेट को लगता है कि कंप्लेनेंट और विटनेस को सुनने के पश्चात लगता है, वो एग्जामिन करने के बाद उसको लगता है कि इस मामले में इंक्वायरी प्रारंभ किया जाए, तो और वो इंक्वायरी या ट्रायल जो है वो प्रारंभ किया जा चुका है और जब इंक्वायरी और ट्रायल चल रहा है तो उसी समय मजिस्ट्रेट को ये संज्ञान में आ रहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन ऐसे इसी मामले का इन्वेस्टिगेशन किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा भी किया जा रहा है। देखिए व्हेन ए केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ए पुलिस रिपोर्ट इट इज मेड टू अपीयर टू द मजिस्ट्रेट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इंक्वायरी और ट्रायल, यानी जब इंक्वायरी और ट्रायल मजिस्ट्रेट ऐसे केसेस का कर रहा है उसी समय हेड बाय हिम दैट एन इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस इज इन प्रोग्रेस इन रिलेशन टू द ऑफेंस, उसी मामले का पुलिस भी अन्वेषण कर रही है, यानी कि मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर रहा है, एक तरफ मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर रहा है और दूसरी तरफ पुलिस उसी मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये मामला ऐसा मामला जो है मजिस्ट्रेट के संज्ञान में आया है। तो ऐसी स्थिति में विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंक्वायरी और ट्रायल हेड बाय हिम द मजिस्ट्रेट, ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट क्या करेगा, यानी कि मजिस्ट्रेट एक तरफ इंक्वायरी कर रहा है उसी मामले का और उसी मामले का पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आंसर दिया गया है मजिस्ट्रेट शैल स्टे द प्रोसीडिंग, मजिस्ट्रेट जो है अपनी इंक्वायरी को जो है वही रोक देगा of such inquiry or trial and call for the report on the matter from the police officer conducting the investigation, और अपनी इंक्वायरी रोक देगा और उस पुलिस ऑफिसर से जो कि इस मामले का ट्रायल कर रहा है उस पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट ये बोलेगा कि आप जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट मेरे को भेजिए। यहाँ इतनी बात यहाँ की गई, यानी कि एक ही मामले का दो जगह अगर प्रोसीडिंग चल रही है, एक तो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी कर रहा है, दूसरा पुलिस ऑफिसर उसका इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा है उसी मामले का, तब मजिस्ट्रेट अपनी इंक्वायरी रोकेगा और पुलिस ऑफिसर से कहेगा कि आप इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो है अपनी रिपोर्ट जो है मेरे को भेज दीजिए। सेक्शन 2 में कहा गया 233 का सबसेक्शन 2 ये कहता है इफ ए रिपोर्ट इज मेड बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अंडर सेक्शन 193 में बात की गई है कि अगर पुलिस जो है वो मामले का इन्वेस्टिगेशन समाप्त करने के बाद अपनी रिपोर्ट जो है वो कंप्लीट करने के पश्चात इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद अपनी रिपोर्ट जो है 193 में भेजता है। On such report, cognizance of any offence is taken by the magistrate against any person who is accused in the complaint case. The magistrate shall inquiry into or trial together the complaint case and the case arising out of the police report as if both the case were instituted under police report। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि जब पुलिस ऑफिसर को 193 जो है में अपनी रिपोर्ट जो है यानी इन्वेस्टिगेशन करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेज देता है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामले का संज्ञान लिया जाना चाहिए और वो वही मामला है जो कि कंप्लेंट केस का है, तो ऐसे मामले में जुडिशियल मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट और कंप्लेंट केस दोनों को ही एक साथ मिलाकर जो है उसकी इंक्वायरी और ट्रायल करेगा, यानी कंप्लेंट केस को और पुलिस रिपोर्ट के आधार पुलिस केस के रिपोर्ट के आधार पर जो दोनों केस को एक साथ मिलाकर जो है ऐसे मामले का ट्रायल करेगा। यहाँ पर सेक्शन 233 का सब क्लास 2 ये कहता है। सब क्लास 3 कहता है इफ द पुलिस रिपोर्ट डज नॉट relate to any accused in the complaint case or if the magistrate does not take cognizance of any offence on the police report, he shall proceed with the inquiry or trial which was stayed by him in accordance with the provision of the संहिता। दोस्तों यहाँ पर जो लास्ट जो सब क्लॉज है वो ये कहता है कि अगर जिस मामले को मजिस्ट्रेट ने, मैंने कहा था ना यहाँ पर मजिस्ट्रेट ये मामले दोनों
दोनों अगर संज्ञान में आया है किसी की, एक तरफ मजिस्ट्रेट ट्रायल और इंक्वायरी कर रहा है, दूसरा पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और यहाँ पर मजिस्ट्रेट ने उस केस को स्टे कर दिया है और वो पुलिस रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। और पुलिस रिपोर्ट आने के पश्चात अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि वो केस नहीं है जो कि वो स्टे किया है, यानी कि वो केस जो है उससे भिन्न कोई और मामला है, यानी मामला सेम केस का नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जहां पर वो प्रोसीडिंग को स्टे किया है, उस प्रोसीडिंग को स्टे किया है, उस प्रोसीडिंग को स्टे को हटाएगा और उस मामले को इंक्वायरी और ट्रायल जो है वो रीस्टार्ट कर सकता है। यहाँ जो समाप्त किया था ये जानते हुए कि दोनों का मामला एक है, अगर रिपोर्ट के पश्चात आने के पश्चात उसको लगता है नहीं मामला अलग अलग है, तो जो स्टे वहां किया गया था उस स्टे को हटाकर वो रीस्टार्ट करेगा इंक्वायरी और ट्रायल का। तो इतनी बातें जो है ये सेक्शन 233 में कही गई है। आई होप दैट कि ऑल द स्टूडेंट जो है वो सारी चीज़ें जो ये संहिता में जितनी बातें यहाँ पर कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट सेक्शन 227 से लेकर 233 तक की बात की गई थी, वो सारी अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई हुई। थैंक यू वेरी मच।